नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और हमारी खास पेशकश दंतेवाड़ा में किसका दम में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल इलाके दंतेवाड़ा में हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी दलों का चुनाव प्रचार चरम पर है। चुनावी घमासान में आरोप प्रत्यारोप के दौर भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच मतदाता की चुप्पी दलों को परेशान कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश दंतेवाड़ा में किसका दम। दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोड शो किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, मोहन मरकाम, सांसद दीपक बैच शामिल थे। रोड शो में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ठेकेदारों से मिलने आए थे और मैं जनता से मिलने आया हूं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी कमीशन खोरी में व्यस्त रहे। जो गर्मजोशी के साथ की गई है, ये ठेकेदार को पहचान लीजिए। ये छत्तीसगढ़ के और बस्तर के दंतेवाड़ा के लुटेरे हैं। इन लुटेरों को भगाना होगा और यहाँ के विकास की जिम्मेदारी आपका होना चाहिए। यही बात कहते हुए आप सब ने जो गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। दंतेवाड़ा विधानसभा चुनाव को अब 2 दिन बचे हुए हैं। दोनों ही राजनीतिक दल के नेता लगातार दंतेवाड़ा में आ रहे हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कहीं नुक्कड़ सभा तो कहीं रोड शो करके लगातार संबोधित कर रहे हैं और लोगों से अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। कल जहां पूर्व सीएम रमन सिंह ने यहां पर रोड शो किया था, वहीं गीदम में उसी जगह में भूपेश बघेल ने भी लगातार रोड शो किया है और देखा जा रहा है कि लगातार जो उत्साह है लोगों में देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर रोड शो करके लोगों से देवती कर्मा के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि जो जनता है वो किसे अपना उम्मीदवार चुनती है। अमन भदौरिया, INH, दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में जिस तरह से कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रोड शो किया था, आज वही गीदम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोड शो किया है और आम सभा को संबोधित किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दंतेवाड़ा से अंकुश शर्मा सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुश, कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यहां पर रोड शो किया था, काफी उत्साह हमने देखा था, यहां पर काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे उनको सुनने के लिए। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रोड शो यहां पर कैसा रहा और कितना उत्साह यहां पर लोगों में देखने को मिला, और क्या कुछ अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर जनता से कहा? देखिए अमित, चुनाव का माहौल है और गर्मजोशी का समय तब हो जाता है जब चुनाव का जो मतदान है उसका समय भी कम बचा हो। 21 तारीख की शाम को 5 बजे वहां पर चुनाव प्रचार थम जाएगा और दंतेवाड़ा में 23 तारीख को जो मतदान होना है उसके लिए राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश जो है वो लगातार देखी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अगर बात करें तो वो लगातार इस जगह के दौरे पर रहे हैं और लगातार पूरे क्षेत्र का दौरा किया है उन्होंने। और अगर गुरुवार की अगर बात करें तो गुरुवार को उन्होंने गीदम से एक रोड शो किया था। रोड शो में जो है बीजेपी के पक्ष में एक बहुत अच्छा माहौल दिखाने की कोशिश जो है वो भाजपा की तरफ से की गई थी। ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे करने की कोशिश की गई और रोड शो और छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से ये जताने की कोशिश की गई है कि बीजेपी ने जो 15 साल के जो काम थे उसके माध्यम से लोगों को फिर से शुरू करने की कोशिश की है। अब अगर सत्ता पक्ष की बात करें, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं फिर से वही कदम उठाया है और रोड शो के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश यहाँ पर की है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसके पक्ष में माहौल बनाने की यहाँ कर कोशिश की है। शुक्रवार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा मेगा रोड शो कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने पार्टी के आला नेताओं के साथ वहां पर किया है। गीदम से ये रोड शो शुरू हुआ और चलते चलते दंतेवाड़ा के कांग्रेस भवन, कांग्रेस कार्यालय में ये रोड शो समाप्त हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने पहुंचे हुए थे। उनके संबोधन में जो है वो कुछ उसी तरीके की बातें जो चुनाव के दौरान होती हैं, जो विपक्ष पर जो है उंगलियां उठाना, विपक्ष की कमियां गिनाना और अपनी खुद की जो सरकार है उसके काम कई तरह जो है बीजेपी की तरफ से में मिली थी। कांग्रेस ऐसा इस तरह का पूरा माहौल बनाने की कोशिश में है।
अब अगर स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो स्थानीय लोग जो है दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं को सुना है, दोनों ही राजनीतिक दलों के जो प्रचारक हैं, जो प्रचार प्रसार करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, उनसे मिले हैं और उन्हें अपना एक ऑब्जर्वेशन तैयार करके रखा है। वो ऑब्जर्वेशन, वो तैयारी जो है वो 23 तारीख को मतदान के रूप में देखने को मिलेगी। अब अगर पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो जो ये चूंकि एक तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बहुत ज्यादा इफेक्टेड वो एरिया कहा जा सकता है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा इलाका जो है आदिवासी बाहुल्य इलाका है। क्योंकि दो कठिन परेशानियां होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण बात आती है सुरक्षा की। सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से काफी महत्वपूर्ण और अहम कदम जो है वो उठाए गए हैं। कई बाहरी बटालियन यहाँ पर बुलाई गई हैं पूरे इलाके में, चूंकि नक्सलियों का खौफ जो है वो ज्यादा है। कई तरह की घटना अमूमन देखने को मिलती हैं, उसको देखकर कई तरह के अहम कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण मोड़ पर अब ये चुनाव आ चुका है। महत्वपूर्ण समय इस चुनाव के लिए है, क्योंकि 21 तारीख यानी कल शाम को 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। वहां पर किसी भी राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार वहां पर वर्जित कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और चुनाव आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया गया है कि मतदान के समय से लेकर और मतदान की प्रक्रिया पूरी होने तक जो जरूरी कदम होते हैं, जो प्रोटोकॉल होता है, उसके पालन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो काफी अहम समय अब इस दंतेवाड़ा चुनाव को लेकर आ गया है और राजनीतिक दलों की जो जोर आजमाइश है, जैसे जैसे ये समय प्रचार प्रसार का समय खत्म होते जा रहा है, वैसे वैसे उनकी जोर आजमाइश जो है बहुत तेजी से बिल्कुल अंकुश, बिल्कुल। और जिस तरह से रोड शो में अपना संबोधन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर दे रहे थे, इस दौरान उन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री के रोड शो पर भी कटाक्ष किया और यहां पर साफ तौर पर कह दिया कि यहां पर रमन सिंह तो ठेकेदारों से मिलने के लिए आए थे, लेकिन मैं जनता से मिलने आया हूं। इसके साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी कमीशनखोरी में व्यस्त थे। देखिए, ये जो चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान इस तरह की छींटाकशी, इस तरह के वाद विवाद और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिलते रहते हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। बीजेपी को जब मौका मिलता है बोलने का, बीजेपी को जब संबोधन का मौका मिलता है, तो वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े करती है, कांग्रेस पर छींटाकशी करती है। और अगर कांग्रेस की बात करें, जब कांग्रेस का वक्त आता है, कांग्रेस का मौका आता है, तो वो बीजेपी की तरफ कुछ इसी तरह की बातचीत करते हैं। अगर आज की डेट की अगर बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री अपने संबोधन में लगातार बीजेपी के विरोध में बात कर रहे थे, लगातार 15 सालों से जो सरकार में रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनके बारे में लगातार कर रहे थे, उससे अब लगा है कि चुनाव जो है बहुत ज्यादा एक आंख का सवाल जो है, क्योंकि दंतेवाड़ा एक ऐसा इलाका है जहां से कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है वो बस्तर से तय की जाती है। बस्तर से ये तय होता है कि सत्ता की सीट पर सत्ता पर जो है कौन काबिज होगा। ऐसे में अब चूंकि बीजेपी जो है, बीजेपी के पास मौका था, 15 सालों तक उन्होंने राज किया है और बीजेपी ने 15 सालों में जो विकास किया है उसकी दम पे वो ये दंतेवाड़ा की सीट जीतने की कोशिश में है। तो और अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार लंबे समय तक सत्ता से बाहर रही है। लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने के बाद अब उनको मौका मिला है छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने का, और अपनी सरकार बनाने के बाद जो बीते जो 9 महीने हैं जब सरकार के, उसमें जो बस्तर के लिए उसमें जो दंतेवाड़ा के लिए जो घोषणा की है, उसमें जो आदिवासियों के हित किए हैं, उसको बारी बारी से गिनाने का काम अब कांग्रेस कर रही है कि जो कमी का काम कर रही है। जनता में माहौल कोशिश की जा रही है कि उनका कैंडिडेट जो है इसलिए बेहतर है क्योंकि वो के लिए काम करेगा। ये बात बीजेपी भी कह रही है, ये बात कांग्रेस भी कह रही है। आरोप प्रत्यारोप की अगर बात करें तो लगातार दोनों ही दलों के बड़े नेता एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहे हैं, इसके पहले भी की है। अब अगर दंतेवाड़ा चुनाव अगर बात करें तो दंतेवाड़ा में एक सिंपैथी का एक चुनाव इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जो कांग्रेस की कैंडिडेट है वो भी शहीद परिवार से आती हैं और जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो भी शहीद परिवार से आती हैं। ऐसे में अब दोनों ही दलों के ये कोशिश होगी कि सिंपैथी वोट भी वहां पर बटोरे जाए। और अगर पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो जिस तरीके से वहां पर माहौल रहा है, चाहे वो शहीद महेंद्र कर्मा रहे हो, चाहे वो शहीद भीमा मंडावी रहे हैं, दोनों ने ही वहां पर
काम किया है, दोनों ने ही उस क्षेत्र का नेतृत्व किया है। तो बिल्कुल। अब जनता के ऊपर पूरा दारोमदार जाता है कि वो एक अच्छा कैंडिडेट। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से अंकुश, दोनों ही दलों के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौती है क्योंकि वोटरों की चुप्पी यहाँ पर बड़ा सवाल। दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और उपचुनाव की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पिछले 3 सितंबर से दंतेवाड़ा में डटे हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने बस्तर के सभी विधायक और बस्तर सांसद प्रचार के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। कांग्रेस में बस्तर के सभी विधायक और बस्तर सांसद प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र को कांग्रेस के लिए बेहतर, शहरी क्षेत्र से ज्यादा बेहतर माना जाता है। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए दंतेवाड़ा से बाहर के कांग्रेस जनों की टीम को मौका दिया है और मुख्य जिम्मेदारी भी बाहरी कांग्रेसियों के हवाले है। स्थानीय स्तर के कांग्रेसी चुनाव प्रबंधन में मदद कर रहे हैं। चुनाव में यूथ कांग्रेस की टीम मजबूत दिख रही है। अंदरूनी इलाकों की जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस के पास है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पिछले 10 दिनों से दंतेवाड़ा में डेरा जमाए हुए हैं। इसके अलावा सरकार में रहने का फायदा भी कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस को होने वाले नुकसान की बात करें तो अभी तक पार्टी के उच्च नेताओं से स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं हो पाई है। प्रत्याशी का पारिवारिक झगड़ा भी जनता भूली नहीं है। इसके अलावा ऑडियो विवाद के कारण भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी के परिवार का सदस्य जेसीसीजे से खड़े होने के कारण कांग्रेस के मतों पर असर पड़ने की संभावना है। दंतेवाड़ा, गीदम और किरंदुल, बचेली जैसे शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। चुनाव में बीजेपी की स्थिति की बात करें तो पार्टी पिछले चुनाव से बेहतर दिख रही है। दिवंगत विधायक भीमा मंडावी के विरोधी भी इस चुनाव में एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशी ओजस्वी के लिए काम कर रहे हैं। इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। बीजेपी ने सभी बड़े नामों को प्रचार अभियान में उतार दिया है, जिससे बेहतर काम नजर आ रहा है। बीजेपी ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर है। नक्सली हमलों की आशंका के चलते पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में खुलकर प्रचार नहीं कर पा रही है और अगर इन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अच्छा रहा तो बीजेपी मुश्किल में पड़ सकती है। जेसीसीजे की बात करें तो 4 दिनों पहले तक असर नहीं दिख रहा था, लेकिन ऑडियो विवाद के बाद जेसीसीजे की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। उपचुनाव में जेसीसीजे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। अंकुश शर्मा, INS न्यूज, दंतेवाड़ा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती यहां पर तीनों ही राजनीतिक दलों के लिए है क्योंकि जिस तरह से भाजपा कांग्रेस मैदान में है उसी के तहत यहां पर तीसरा दल, ये जहां तक कि जेसीसीजे की बात है तो उसमें से सुदीप कर्मा यहां पर मैदान में है। तो निश्चित रूप से जो दोनों के वोटर्स होंगे उन पर तो उसका प्रभाव पड़ना ही है। हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए दंतेवाड़ा से। अंकुश, जिस तरह से पहले तो सब कुछ सामान्य चल रहा था लेकिन हाल ही में जो ऑडियो वायरल हुआ है उसके बाद काफी चर्चा का विषय पूरे छत्तीसगढ़ में बन गया है क्योंकि मेन चुनाव के वक्त इस तरह का ऑडियो वायरल हुआ है तो कितना ज्यादा असर इसका वोटरों पर पड़ सकता है। और आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि क्या भाजपा और कांग्रेस पे इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। देखिए अमित, जब कहीं चुनाव होता है तो उस दौरान, या यूं कहा जाए कि जब आचार संहिता लागू रहती है उस दौरान किसी भी राजनीतिक दल की छोटी से छोटी गलती और बड़ी से ज्यादा इफेक्ट डालती है, बहुत फर्क पड़ता है इससे। अभी दंतेवाड़ा चुनाव को लेकर अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता थे वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। उनकी कोशिश थी कि वो अपने पक्ष में माहौल बना सकें। जो कि कांग्रेस पार्टी का जो दखल है वो बहुत कमजोर वहां पर माना जा रहा था। लेकिन कुछ समय पहले वहां से एक ऑडियो वायरल होता है। उस ऑडियो वायरल के होने के बाद जोगी कांग्रेस भी वहां चर्चा का विषय बन जाती है। देखिए, चुनाव जब होता है अगर किसी की नकारात्मक चर्चा भी होती है, लगातार उसकी नकारात्मक चर्चा भी होती है, तब भी उससे उसकी चर्चा अगर बनती है तो उससे माना जा सकता है कि उसका कहीं ना कहीं इस चुनाव में दखल है। जोगी कांग्रेस के कैंडिडेट का जब ऑडियो वायरल हुआ तो उसके बाद उसका दखल जो है वो वहां पर माना जाने लगा है। क्योंकि जोगी जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में उनका अच्छा वर्चस्व कहा जाता है।
कहा जाता है कि आदिवासियों का नेतृत्व वो करते हैं, कहा जाता है कि बस्तर और दंतेवाड़ा इलाके से उनका कनेक्शन भी बहुत अच्छा है। ऐसे में उनको कहीं ना कहीं कमजोर नहीं आंका जा सकता। दंतेवाड़ा सीट की लेकर अगर बात करें तो सीट में चूंकि कांग्रेस से देवती कर्मा मैदान में है और बीजेपी से ओजस्वी मंडा भी मैदान में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तब हो जाती है जब जोगी कांग्रेस ने एक ऐसा पासा खेला है जिसमें कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस कैंडिडेट के परिवार से ही उन्होंने एक सदस्य खोजा, उस सदस्य को अपना उम्मीदवार बनाया और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जोगी कांग्रेस का जो सदस्य जो कैंडिडेट है वो बहुत ज्यादा उस क्षेत्र से शिक्षित माना जा रहा है। शिक्षा की दृष्टि से लोगों का रुझान कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट के ऊपर रहेगा। अब चूंकि पुराने राजनीतिक जोगी अजीत जोगी कहे जाते हैं तो वो उनकी भी कोशिश होगी कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस का जो मत प्रतिशत है, जो वोट है, वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश वो करेंगे। और इस माना जा रहा है कि अगर वो उस क्षेत्र से उनके दोनों के कैंडिडेट के वोट काटने में सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो इस चुनाव में रहेगा। अब अगर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के वोटिंग की अगर बात करें, उनके पक्ष में माहौल की अगर बात करें तो उस पूरे क्षेत्र में एक जो क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी कमजोर मानी जा रही है और बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी मजबूत मानी जा रही है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र जो कि इलाका पूरा नक्सल प्रभावित है, नक्सली इलाका होने के कारण बीजेपी जो है वहां पर बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार पर ध्यान नहीं दे पा रही है, या फिर यूं कहें कि अंदर तक घुस पाने में थोड़ा सा सफल नहीं रही है। इसलिए उसको ग्रामीण क्षेत्र में अगर नुकसान उठाना पड़ा तो वो बीजेपी को नुकसान होगा। काफी महत्वपूर्ण ये स्थिति पे चुनाव पहुंच गया है। लगातार चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है। कांग्रेस ने चूंकि सत्ता में है और सत्ता में रहने के कारण उसने अपनी पूरी ताकत वहां पर झोंकने की कोशिश की है। सभी विधायक, सभी मंत्री वहां पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार प्रसार थमने के एक दिन पहले वहां पर प्रचार किया है, वहां पर माहौल बनाने की कोशिश की। माना जाए कि दोनों लगातार में है, लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि उनके कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और उनका कैंडिडेट जीत कर आए। अमित, ये काफी महत्वपूर्ण मोड़ पर अभी चुनाव पहुंच चुका है और जिस तरह से वहां पर माहौल बना हुआ है, जिस तरह से मतदाता वहां पर चुप्पी साधे हुए हैं, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा कोई स्पष्ट स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही है। यूं नहीं कहा जा सकता कि ये एक तरफा माहौल है या इस राजनीतिक दल के पक्ष में माहौल जाएगा या उस राजनीतिक दल के पक्ष में माहौल जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, वो इसलिए क्योंकि वहां का मतदाता अभी भी चुप बैठा है, अभी भी शांत बैठा बिल्कुल है। बिल्कुल मतदाताओं की तो वहां पर चुप्पी है अंकुश। साथ में ये भी बड़ा सवाल है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 सालों तक शासन में रही थी, क्षेत्र के विकास के तमाम दावे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी कर रही है, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस इस बार दंतेवाड़ा के दंगल में कूदी है? देखिए, मुद्दों की ही बात अगर की जाए तो दंतेवाड़ा चुनाव में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा स्थानीय मुद्दे वहां पर अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। राजनीतिक दल जिन्होंने प्रचार प्रसार वहां पर किया, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उन्होंने भी स्थानीय मुद्दों पर कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की है। और वो जो नेताओं के जो भाषण है उनके मुंह से भी इस तरह का कोई भाषण सुनने को नहीं मिला है कि उन्होंने केवल पर्टिकुलर दंतेवाड़ा विधानसभा सीट को लेकर बातचीत की है। अब अगर राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार की शैली की अगर बात करें तो उन्होंने बीजेपी ने केंद्र सरकार से लेके और उनके 15 साल का जितना भी कार्यकाल रहा है उसको गिनाने की कोशिश की है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है उसको गिनाने की कोशिश वहां पर की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो नक्सलियों का जो घटनाएं जो जिस तरह से वहां पर अंजाम देते हैं, और अभी 5 महीने पहले जिस तरह से वहां के विधायक भीमा मंडावी की जो है हत्या कर दी गई नक्सलियों द्वारा, उसको भुनाने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार बीजेपी की उन नाकामियों को गिनाने की कोशिश में है जो बीजेपी कदम नहीं उठा पाई। कांग्रेस के पास सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि उन्होंने आदिवासियों की जो अधिकृत जमीन थी उसको वापस किया है। उसकी दम पे कहीं ना कहीं वोटरों को रिझाने की कोशिश की जा रही है, उसकी दम पे कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय मुद्दे जो है वो अभी तक खुलकर सामने इसलिए नहीं आ पाए हैं कि वहां का जो लोकल वोटर है, वहां का जो लोकल आदिवासी है, वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। ना उसने अपनी किसी भी प्रकार की कोई मांग को जनता नेताओं के सामने जाहिर होने दिया है, ना ही किसी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति बनी है कि अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की अगर मांग पूरी नहीं हुई है, लंबित मांग है, तो ऐसा कोई चुनाव बहिष्कार जैसी भी बिल्कुल अंकुश, क्योंकि मतदाता ही आखिर में तय करेगा कि कौन होगा दंतेवाड़ा का सिरमौर।
बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दंतेवाड़ा उपचुनाव पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। नक्सल प्रभावित होने के चलते दंतेवाड़ा जिले में पहले से ही सीआरपीएफ, कोबरा और एसटीएफ की 34 कंपनियां यानी करीब 4080 जवान तैनात हैं। साथ ही जिले में करीब 2000 जिला बल के जवान भी तैनात हैं और दंतेवाड़ा एसपी ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल की 60 कंपनियां 7200 जवानों की मांग की है। अति नक्सल प्रभावित होने के चलते 28 पोलिंग बूथ को सुरक्षा के लिहाज से ट्रांसफर किया गया है। उपचुनाव में 18,500 मतदाताओं को दूसरी जगह जाकर मतदान करने जाना होगा। उपचुनाव में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आईएनएच न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।